तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोलेस थ्योरम के बारे में कुछ कुछ जाना था कि रोलेस थ्योरम क्या बताती है। रोलेस थ्योरम बताती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है ए टू बी में, डिफरेंशिएबल है ए टू बी में, एक क्लोज ब्रैकेट है कंटिन्यूस और ओपन ब्रैकेट है क्या डिफरेंशिएबल, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर बराबर है तो उसके डिफरेंशिएशन का कोई ना कोई रूट जरूर होगा। ठीक, खैर अब आज की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं आगे किससे? एप्लीकेशन ऑफ रोलेस थ्योरम एंड सिलेक्शन ऑफ फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ रोलेस थ्योरम क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर a function has roots in a particular interval or not। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे उस फंक्शन का रूट है कि भी नहीं है ये बताने का काम आता है ना। ठीक, जैसे मान लो मेरे को ऐसा कोई बोल दिया कि ऐसे पूछ दिया एग्जांपल, डिटरमाइन वेदर f of x is equal to 0 has roots in a to b। ठीक, अगर ऐसा बोल दिया है ना, x बिलोंग्स टू a to b, इसके बीच में रूट्स हैं कि नहीं ये पता करना है। तो मेरा रोड मैप क्या होगा? मेरे को ये पता है कि अगर एक फंक्शन है, क्या पता है मेरे को? एक फंक्शन है, उसका अगर एक रूट है या उसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, एक फंक्शन में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है ए टू बी में, तो उसके डिफरेंशिएशन का एक ना एक रूट होगा। यही बोलता है रोलेस थ्योरम। एक फंक्शन में अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो उसके डिफरेंशिएशन का एक ना एक रूट होगा ही होगा। ये बात मानते हैं सब? तो यहां पे इसका रूट अगर है तो हम क्या करेंगे? अगर इफ इट्स इंटीग्रेशन satisfies रोलेस थ्योरम then it will have at least one root। समझ गए बात? किसको किसको ये बात समझ ही नहीं आई? ये आदमी किसी का डिफरेंशिएशन हो तो और उस जो जो इंटीग्रेशन है उस पर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो उसके डिफरेंशिएशन का एक ना एक रूट होगा। यही तो रोलेस थ्योरम बोलता है भाई। आई बात समझ में? तो ये इसका एप्लीकेशन है। किसको किसको बात समझ नहीं आई हाथ उठाइए। तुमको नहीं समझ में आई? हाँ, क्योंकि जो इंटीग्रेशन ये अगर ये सेटिस्फाई करता है तो उसके डिफरेंशिएशन का रूट होता है ना। मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके डिफरेंशिएशन का रूट होगा ही होगा। वापस नहीं इंटीग्रेट करने की, वापस कुछ करने की जरूरत नहीं, बस लिख देना है कि अगर इसके इंटीग्रेशन वाले फंक्शन में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो ये उसका ये अगर ये इस आदमी का इंटीग्रेशन है तो ये इस आदमी का डिफरेंशिएशन है ना, तो उसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगा ही होगा। बस लिख देना है कि यस। नहीं समझ में आया? किसी को किसको अभी भी समझ नहीं आया? अरे यार ठीक, चलिए अब एक सवाल के साथ इसको वो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? हाउ मैनी रूट्स, क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर प्लस
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आर पॉजिटिव। कितने इस पे रूट्स पॉजिटिव होंगे? तो ये जो फंक्शन हो गया ना बच्चों, ये क्या हो गया, इस ऐसा हो गया, मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो मेरे को ये चेक करना है इसके कितने पॉजिटिव रूट्स है ना, हाउ मेनी पॉजिटिव रूट्स पूछा है, हाउ मेनी पॉजिटिव रूट्स। तो पहले मैं ये देखूंगा कि रूट्स है कि नहीं, ये पता करने के लिए इसके अगर इंटीग्रेशन में, उसको बोल दिया मैं जी ऑफ एक्स, अगर इसके इंटीग्रेशन में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है ना, या इसके इंटीग्रेशन के अगर कुछ रूट्स मेरे को पता है, जैसे इंटीग्रेशन के मान लो 5 रूट्स हैं, तो उसके डिफरेंशिएशन के कम से कम 4 रूट्स होंगे। ये बात समझ रहे हो? तो अगर इसके इंटीग्रेशन में रोलेस थ्योरम पता है, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, या और क्या पॉसिबल है, नंबर ऑफ रूट्स पता चल जाए किसके, इसके इंटीग्रेशन के, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स, यही मतलब हुआ ना। तो इसके डिफरेंशिएशन के कितने रूट है वो मैं बता दूंगा और वही हो जाएगा काम, ठीक है। तो पहली बात तो यार इसका इंटीग्रेशन क्या है, जी ऑफ एक्स क्या होगा, ओ चुप हो जाओ, बाकी लोगों को सोचने दो, ठीक है बच्चों। ये इसका डिफरेंशिएशन है x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और x माइनस फोर का। इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, वो बनेगा f ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको किए, बाकी तीनों को एज इट इज रखे, तो x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, फिर प्लस किए, फिर इसको डिफरेंशिएट किए, बाकी तीनों को एज इट इज रहने दिए। आई बात समझ में? फिर इसको डिफरेंशिएट किए, बाकी तीनों को एज इट इज रहने दिए, फिर इसको पहले वाले को डिफरेंशिएट किए, बाकी तीनों को एज इट इज रहने दिए। तो मेरे को ये पता चल गया कि मेरे फंक्शन का इंटीग्रेशन वाला फंक्शन कौन सा है, कौन सा है, जी ऑफ एक्स। क्या इसके रूट्स भी दिख रहे हैं मेरे को? तो इसके कितने रूट्स हैं गुरुजी? 4 रूट्स हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4। तो इसका डिफरेंशिएशन जो एफ ऑफ एक्स है उसके कितने रूट होंगे, एटलीस्ट 3 पॉजिटिव रूट्स। कैसे 3 पॉजिटिव रूट्स? क्योंकि देखो ये कहां कहां जीरो हो रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो जो मान लो ऐसे जा रहा होगा ग्राफ, ऐसे ही बना दे रहा हूं, हार्ड एंड फास्ट नहीं लेकिन ऐसे ही बनेगा। तो एफ डैश का एक रूट कहाँ आएगा, यहाँ पे, एक रूट कहाँ आएगा, यहाँ पे, एक रूट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ओके। तो एक रूट होगा 1 से 2 के बीच में, 3 पॉजिटिव रूट में एक रूट कहाँ होगा, 1 से 2 के बीच में, एक रूट होगा 2 से 3 के बीच में, एक रूट होगा 3 से 4 के बीच में। आई बात समझ में? पक्का? इफ 2a प्लस 3b plus 6c is equals to 0, then prove that at least one root of this equation. तो f of x क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका कम से कम एक रूट होगा 0 से 1 के बीच में। तो मैं ये सोचूंगा क्या इसके इंटीग्रेशन में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर इसके इंटीग्रेशन में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो उसके डिफरेंशिएशन का रूट होगा ही होगा। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन वाला फंक्शन निकालेंगे जिसको हम बुलाएंगे क्या, जी ऑफ एक्स। क्या होगा, ए एक्स क्यूब बाई 3 बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा, ये भी बोल सकते हो आप लोग, जो भी इच्छा आपकी। तो ये बना मेरा क्या, जी ऑफ एक्स। अब इसमें रोलेस एप्लीकेबल है कि नहीं ये चेक करना है। सबसे पहले जी ऑफ जीरो, जी ऑफ जीरो क्या निकलेगा, डी। जी ऑफ जीरो क्या निकलेगा, डी। फिर निकालेंगे बच्चों जी ऑफ वन। वन क्या होगा बच्चों, ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 प्लस सी प्लस डी। यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 6। तो ये हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 3b प्लस 6c प्लस डी। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 है। तो ये क्या बनेगा, जी ऑफ 1 बी डी बना।
तो भैया ये दिख तो कंटिन्यूस था, दिख डिफरेंशिएबल भी रहा है, कंटिन्यूस भी रहा है, और जी ऑफ 0 और जी ऑफ 1 भी बराबर है, इसलिए रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। रोलेस थ्योरम क्या है? एप्लीकेबल है। रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल की स्पेलिंग क्या होती है? इस टाइप की, इन जी ऑफ एक्स। इसका मतलब जी डैश ऑफ सी 0 होगा ही होगा 0 से 1 में। जी डैश ऑफ सी मतलब क्या? इसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या? एफ डैश एफ ऑफ सी 0 होगा ही होगा। हैंस क्या हो गया बच्चों? प्रूफ। आसन में कोई दिक्कत नहीं? लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जी ऑफ एक्स बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का जीरो क्या है? एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब एफ ऑफ ए जीरो है, यही मतलब हुआ। जी डैश ऑफ एक्स का जीरो क्या है? एक्स इक्वल्स टू बी, इसका मतलब जी डैश ऑफ बी क्या है? जीरो। देन शो दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट। तो मेरा इसको बच्चों अब मैं एच ऑफ एक्स बोल देता हूं ना। एच ऑफ एक्स क्या है? ये एफ डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डबल डैश ऑफ एक्स। इसका जीरो है कि नहीं ए से बी में, ये पता करना है। इस फंक्शन का रूट्स है कि नहीं ये पता करना है। तो पहले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसको अपन बोल देते हैं क्या? पी ऑफ एक्स। अगर इसके इंटीग्रेशन में रोलेस एप्लीकेबल है तो भाई हाँ इसके रूट्स होंगे ए से बी में बच्चे। ठीक, तो भाई आपको ये सोचना है कि किसको डिफरेंशिएट करके ये इसको इंटीग्रेट करना आसान तो है नहीं, आप लोग तो पढ़े ही नहीं हो, है ना। यहाँ पे क्या लगता है? बाई पार्ट्स लगता है अगर इंटीग्रेट करने के लिए। तो आपको ये सोचना पड़ेगा किसको डिफरेंशिएट करने से ये मिला होगा। तो आप लोग ये जानिए, इसको डिफरेंशिएट करने से किसको, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल है, प्लस प्लस लग रहा है तो मल्टीप्लीकेशन रूल, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। पहले इसको डिफरेंशिएट करे तो ये मिला, ये एज इट इज, फिर ये एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिला। तो मतलब पी ऑफ एक्स क्या है बच्चों मेरा? एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो पी ऑफ ए क्या होगा? एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए, तो ये तो जीरो है, जीरो। पी ऑफ बी क्या होगा? एफ ऑफ बी इंटू जी डैश ऑफ बी, जी डैश ऑफ बी जीरो है तो ये भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, आई बात समझ में? तो यहां पे पी ऑफ एक्स में रोलेस एप्लीकेबल है, इसका मतलब पी डैश ऑफ सी कभी ना कभी जीरो होगा ही, ए और बी। पी डैश ऑफ सी क्या है? एच ऑफ सी जीरो हो गया होगा, तो हैंस क्या हो गया बच्चों? प्रूफ्ड। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, अब आपको पूरा कैच में आ गया होगा कि कुछ है ही नहीं। क्लियर? क्या लिखा है सवाल में? सवाल में ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज थ्राइस डिफरेंशिएबल, 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फॉर एक्स इक्वल्स टू -1 0 और 1। ठीक, ये इसके बराबर है 3 बार, -1 पे भी बराबर है, 0 पे भी बराबर है, 1 पे भी बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 बराबर 0। इसके 3 रूट है ना, इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं क्योंकि 3 बार 0 हो रहा है इस फंक्शन के। क्या क्या? -1 0 और 1। मतलब भैया इस आदमी को मैंने बोल दिया जी ऑफ एक्स। क्या बोल दिया? एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। इसके कितने रूट्स हैं? 3। तो जी डैश ऑफ एक्स के कितने रूट होंगे? एफ डबल डैश ऑफ एक्स -2x प्लस 1। इसे कितने रूट होंगे? 2 रूट्स। चलिए अब ये रूट्स कहां कहां लाई करेंगे ये देखते हैं। देखिए ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक है, एक ऐसी रफ सा ग्राफ बना रहा हूं, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं बना रहा, बस ऐसे ही बना दे रहा हूं ये। तो ये किसका ग्राफ है? 3 रूट्स किसके थे? जी ऑफ एक्स के। तो ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो जी डैश ऑफ एक्स कहां कहां 0 हो रहा है बताओ? एक बार 0 से 1, -1 से 0 के बीच में हो रहा है, और एक 0 से 1 के बीच में। तो इसको बोल दिए C1, इसको बोल दिए C2।
तो C1 पे 0 होगा जी डैश ऑफ एक्स, -1 0, और C2 पे होगा जी ऑफ एक्स 0। तो 2 बार 0 होगा कम से कम, तो कुछ ऐसा बना दिए। ठीक है, क्लियर है, पक्का। अब जी डबल डैश ऑफ एक्स, ये क्या होगा बच्चों? ट्रिपल डैश ऑफ एक्स -2। इसके एटलीस्ट कितने रूट होंगे? 1 रूट। और वो रूट कहां होगा? C1 और C2 के बीच में। कहां होगा वो? C1 C2 के बीच में होगा। कहां होगा पता नहीं, लेकिन C1 C2 के बीच में होगा। ओके, C1 C2 -1 और +1 के बीच में है। ओके, C1 C2 किसके किसके बीच में? -1 और +1 के बीच में ना, दिख रहा है ना सबको? तो भाई ये वाला बात प्रूफ हो गया। थर्ड, एटलीस्ट 1 रूट इन -1 से 1। फिर बच्चों ये 1 1 नहीं है, ये बात प्रूफ हुई। क्यों? -1 से +1 के बीच में 2 रूट है। तो भाई 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है। जी डैश ऑफ C1 भी 0 है, जी डैश ऑफ C2 भी 0 है। मतलब जी डैश एक्स इज नॉट 1 1। समझे? 1 1 क्या होता है? हमेशा सेम वैल्यू, उसका डिफरेंशिएशन कभी 0 नहीं होता। अब डिफरेंशिएशन का एक रूट प्रूफ कर दियो तो कैसे 1 1 होगा? बस हो गया, खत्म हो गया। आई बात समझ में? पक्का? बढ़ो आगे। लेट पॉलिनोमियल p ऑफ x विथ रियल कोफिशिएंट। इसका मतलब है p ऑफ x कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ये बताने के लिए पॉलिनोमियल कोफिशिएंट रियल एंड वो बोला। उसके 2 कंसेक्यूटिव रूट्स हैं a और b, 2 रूट्स हैं a और b। शो दैट देयर एग्जिस्ट ए c बिटवीन a, c एग्जिस्ट करेगा a और b के बीच में, है ना, सच दैट ये आदमी 0 हो उस c पे। इसका मतलब p डैश ऑफ x प्लस 100 p ऑफ x का रूट हो कहां पे? a से b के बीच में। इसका मतलब इसके इंटीग्रेशन में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल हो। अब यार इसका इंटीग्रेशन करना आसान नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये p ऑफ x मिलेगा, यहां पे 100 इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x प्लस एक कांस्टेंट मिलेगा। तो वो सब हम सोच नहीं पाएंगे, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि किसको डिफरेंशिएट करने से ऐसा कुछ मिल जाता। तो ये भी नहीं पता चल रहा हमको। तो हम ये सोचेंगे कि एक फंक्शन ले लिए e का पावर 100x p ऑफ x। क्या लिए? e का पावर 100x p ऑफ x। ठीक है, क्या इसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है? g ऑफ a क्या होगा? e का पावर 100a इंटू p ऑफ a। p ऑफ a तो 0 है, तो 0 है। फिर g ऑफ b क्या होगा? e का पावर 100b p ऑफ b, ये भी क्या है? 0 है। फिर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि e का पावर 100 तो x तो कंटिन्यूअस, तो मतलब g ऑफ x में रोलेस एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? तो इसके डिफरेंशिएशन का एक ना एक रूट होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? e का पावर 100x इंटू p ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? g डैश ऑफ x। e का पावर 100x p डैश ऑफ x प्लस e का पावर 100x इंटू 100 p ऑफ x। क्या कॉमन है? e का पावर 100x, बचा क्या? p डैश ऑफ x प्लस 100 p ऑफ x। तो g डैश ऑफ x, तो g डैश ऑफ c कभी ना कभी 0 होता है। द b का पावर 100c p डैश ऑफ c प्लस 100 p ऑफ c कभी ना कभी 0 होता है। तो मतलब भैया ये चीज तो 0 हो ही नहीं सकती, तो 0 कौन होगा? ये। इसलिए एटलीस्ट, समझ में आई बात? एटलीस्ट 1 रूट इन क्या बच्चों? a टू b। क्लैरिटी है? तो ये 100 कैसे आता है, और ये सोचने के लिए e का पावर 100x मल्टीप्लाई किया। ओके, बढ़ो आगे। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करने वाले हैं रोलेस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन पढ़ लिए। रोलेस थ्योरम क्या बोलती थी, एक बार रिवाइज कर लो। f ऑफ x कंटिन्यूअस होना चाहिए a टू b में,
डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ए टू बी में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स का एक ना एक रूट होगा ए और बी के बीच में, ये रोलेस थ्योरम बोलती थी। उसके बाद उससे ये पता चलिए कि अगर फंक्शन का एन रूट है तो उसके डिफरेंशिएशन का एटलीस्ट एन माइनस वन रूट्स होगा, उसके इंटीग्रेशन का एटमोस्ट एन प्लस वन रूट होगा। ठीक, उसके बाद हमने उसका एप्लीकेशन देखा। एप्लीकेशन क्या था कि किसी इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो पता करने के लिए रोलेस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं कि उस फंक्शन के अगर इंटीग्रेशन में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या उसके इंटीग्रेशन के रूट्स का नेचर पता है, दोनों ही सूरत हाल में बता सकते हैं उसके डिफरेंशिएशन के रूट्स कैसे होंगे और क्या होंगे। उससे रिलेटेड कुछ हमने सवाल किए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स। उसमें भी पहले मीन वैल्यू थ्योरम क्या पढ़ने वाले हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहला स्टेटमेंट के देखो बिल्कुल आसान है, पहले मैं इधर लिख देता हूं फिर आप लोग इधर से लिख लेना। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए ए से बी में। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए कहां से, ए से बी में। फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहां से बीच में, ए से बी के बीच में। देन एफ डैश ऑफ सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा ही होगा फॉर एटलीस्ट वन सी इन ए टू बी। एक ना एक सी के लिए एफ डैश ऑफ सी एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा ही होगा, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ओके। तो इसको स्टेटमेंट वाइज यहां से लिख लीजिए, है ना। देखिए अब पहले तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि बोल क्या चाह रहा है। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब क्या है, तो कुछ नहीं, ग्राफ बनाते हैं आपको तुरंत दिख जाएगा बोलना क्या चाह रहा है। तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b हो गया। a पे वैल्यू हो गई f ऑफ a, b पे वैल्यू यहां पे मान लिया अभी मैं f ऑफ b, और मैंने कुछ ऐसा कर्व बना दिया। ठीक, अब राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है क्या बच्चों राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, एफ डैश ऑफ सी। मतलब ये क्या चीज होती है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स कभी ना कभी डिफरेंशिएशन के स्लोप के बराबर होगा, मतलब एफ डैश ऑफ सी के बराबर होगा, टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। कितने बार हो रहा है बच्चों इस ग्राफ में, 2 बार हो रहा है। बात समझ में आई, ऐसा होगा ही होगा कभी ना कभी, टेंजेंट का स्लोप लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ जो भी अपना रेंज है उसके स्लोप के बराबर होगा ही होगा। ऐसे बोल सकते हैं कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप किसी ना किसी एक पॉइंट पे बीच में बराबर होना ही होना है। जैसे कोई ऐसे बना दिया, ये ए बना दिया, यहां पे ये ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, यहां पे ले लिया, इसको यहां पे ले लिया, और कोई ऐसा बना दिया। ठीक, तो कभी ना कभी लाइन ज्वाइनिंग कॉर्ड एंड पॉइंट्स और एफ डैश मतलब टेंजेंट का स्लोप कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट के लिए क्या होगा, बराबर होगा। स्लोप बराबर होना मतलब लाइंस पैरेलल होना। ठीक है, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स, या टेंजेंट विल बी पैरेलल टू कॉर्ड, जैसा आपको बोलना है, आपको जो इंग्लिश यूज करनी है यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई, ऐसा होना ही होना है, तो ऑब्वियस सी बात है। नहीं है ऑब्वियस सी बात तो बोल दीजिए कि सर ये गलत बात है। गलत बात है नहीं, ये क्या है बच्चों, ऑब्वियस सी बात। प्रूफ यूजिंग रोले थ्योरम, यूजिंग रोलेस थ्योरम। ठीक है,
रोलेस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम प्रूव करते हैं। मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है कि एफ डैश ऑफ सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर है। ठीक, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होता है। ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, एफ डैश ऑफ बी इंटू एफ डैश ऑफ ए, समझ गया, प्लस एफ डैश ऑफ बी माइनस एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सबको एक साइड ले आए, जीरो बराबर एफ डैश ऑफ एक्स इंटू बी माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ए माइनस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए, ये बराबर जीरो। ये बराबर जीरो होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा। मतलब इस आदमी के रूट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कैसे पता करते हैं? क्या एप्लीकेशन है? करो, इसके इंटीग्रेशन में रोलेस एप्लीकेबल है कि नहीं? इस आदमी के इंटीग्रेशन में रोलेस एप्लीकेबल है कि नहीं वो चेक करो। अगर उसके इंटीग्रेशन में रोलेस एप्लीकेबल है तो रोलेस थ्योरम मतलब तो इसका डिफरेंशिएशन का रूट होगा ही होगा। करिए, प्रूफ करके दिखाइए मेरे को। मतलब एक सवाल ही हो गया एक तरीके से, है ना बच्चों? रोलेस थ्योरम हमको लगाना कहां पे है ये पता है ना आप लोगों को? ए से बी के बीच में लगाना है। ठीक, तो क्या चले, पहले इसको मान लिया जी ऑफ एक्स, किसको? एफ डैश ऑफ बी एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ए माइनस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए, उसको क्या बोल दिए? एच ऑफ एक्स। तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स बी, एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स। यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इंटू ए। यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ ऑफ बी कॉन्स्टेंट है बच्चों, तो कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है, वन का एक्स, तो एफ ऑफ बी इंटू एक्स प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए इंटू एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा, उसको बोल दिए के। अब इसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है क्या ये चेक करना है। ठीक है, एप्लीकेबल चेक करूं तो सबसे पहले एच ऑफ ए निकालो, क्या निकलेगा? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस के। ठीक है, ओके। फिर एच ऑफ बी क्या निकलेगा? एच ऑफ बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी ए माइनस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए बी प्लस के। ठीक, अब दोनों एक बराबर है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक, तो पहली बात तो यहां पे कुछ कट रहा है ऊपर, ये कट गया, ये दोनों कट गया ना, यहां पे कुछ कट रहा है। ठीक, क्या ये दोनों चीज जो बची हुई है एग्जैक्ट सेम है? एफ बी इंटू एफ ऑफ ए प्लस में, बी इंटू एफ ऑफ ए प्लस में, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस में, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस में। ठीक है, तो एच ऑफ ए बराबर क्या है? एच ऑफ बी कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए रोलेस एप्लीकेबल है। इसलिए एच डैश ऑफ सी यानी जी ऑफ सी कभी ना कभी जीरो होगा ही होगा। हेंस क्या हो गया बच्चों? प्रूफ। उसी को अल्टी पल्टी घुमा घुमा के लिख दिए तो ये आ गया वापस। ओके, यहां पे सी डाल दिए, अल्टी पल्टी किए, घुमा घुमा के लिख दिए, आ गया। लिखूं क्या? आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, यहां सी डालिए, यहां सी डालिए, ये सब लिखिए, एफ डैश ऑफ सी को एक साइड रखिए, बाकी सबको उधर भेजिए, ये आ जाएगा। कॉपी में लिखिए इसको, क्या बोला मैं? यहां सी डालना है, उसके बाद फिर ऐसा लिख देना है। कर पाओगे? गुस्सा क्यों हो रही भाई? तो सवाल देखते हैं क्या है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ कितना? एक्स क्यूब माइनस 6a(x स्क्वायर प्लस 5x सेटिस्फाइज द लैग्रेंजेस थ्योरम इन 1 से 2। मतलब लैग्रेंज सेटिस्फाई करने का मतलब ये 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूस है, 1 से 2 के बीच में डिफरेंशिएबल है, एंड द वैल्यू ऑफ c इज इतना। तो लैग्रेंजेस थ्योरम ये बोलती है
कि एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू बोल रहा है 7/4, तो एफ डैश ऑफ 7/4 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या है बच्चों, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 - 1। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ 7/4 निकालना पड़ेगा। उसके लिए एफ डैश निकाल लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, 3x² माइनस 12ax प्लस 5, है ना, यही बनेगा। तो एफ डैश ऑफ 7/4 क्या बनेगा, तो 3 इंटू 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 12a इंटू 7/4 प्लस 5, कितना होगा 3 इंटू 49/16 माइनस कितना हो गया बच्चों 21a प्लस 5। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, ये हो गया एफ डैश ऑफ 7/4। ओके, अब उसके बाद एफ ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 क्या निकलेगा, एफ ऑफ 2 निकलेगा, एफ ऑफ 2 निकलेगा बच्चों 2 का क्यूब माइनस 6a है कि 3a है, हाँ 6a, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 2 का क्यूब कितना था 8 माइनस 6 4 जा 24a, 5 2 जा 10, तो 18 माइनस 24a हो गया एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 1 कितना निकलेगा, 1 डाल दीजिए, तो 1 माइनस 6a प्लस 5, 1 माइनस 6a प्लस 5, तो कितना मिलेगा 6 माइनस 6a। कोई इशू तो नहीं किसी को, नहीं। तो अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एफ डैश ऑफ 7/4 वो कितना था हमारा 49 3 जा कितना होता है 147, 147/16 माइनस 21a प्लस क्या था लकड़ी वाला 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 18 माइनस 24a माइनस एफ ऑफ 1 6 माइनस 6a अपॉन 2 माइनस 1। वो क्लियर, यहां से अब मेरे को बस a चाहिए, तो 147/16 माइनस 21a प्लस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, 18 माइनस 24a माइनस 6 प्लस 6a। अब ये 80 ये कितना हुआ बच्चों माइनस 18 माइनस 18a, ये कितना बचा बच्चों 12, 147/16 प्लस 5 माइनस 21a, इसको उधर ले चले तो 21a माइनस 18a कितना हो गया 3a, इसको इधर ले आए 147/16 माइनस प्लस 5 माइनस 12, तो 147/16 माइनस 7, 16 7 का कितना होता है बच्चा लोग, एलसीएम ले लेंगे, 16 7 का होता है 112 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 3a, ये कितना आएगा बच्चों 35, तो a बराबर 35/48, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए एक ऐसा सवाल करते हैं हम लोग, जो सब बोर्ड्स में पूछता है वैसा सवाल मैं करा देता हूं ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए थोड़ा सा। वेरीफाई, है ना, एकदम एक ही सवाल करा रहा हूं, बाकी आप लोग अपना खुद से देख के कर लीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई रोलेस थ्योरम इन क्या बच्चों 0 से लेके 1 फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस एक्स। ठीक, ये एक सवाल है और इसका सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, वेरीफाई LMBT इन 0 से 1 से 2 फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस एक्स। ठीक,
एक ही फंक्शन है, उसमें एक बार वेरीफाई करना है रोलेस थ्योरम, एक बार वेरीफाई करना है एलएमवीटी। अब देखिए वेरीफाई करना है मतलब क्या करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स लिख देना है क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंगिंग्स टू क्या, 0 से 1। सबसे पहले ये लिखता है, कोई इशू। फिर क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंगिंग्स टू 0 से 1। पॉलिनोमियल है तो उसको आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल क्या है क्या नहीं, है ना, तो आपको ऑब्वियस ही बात है। फिर उसके बाद तीसरा चेक क्या करना रहता है कि एफ ऑफ 0 क्या निकलेगा, एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 1 क्या निकलेगा 0। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। हेंस क्या बच्चों, रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। सबसे पहली बात तो ये हुई। अब इसको वेरीफाई करना है ना, अब इसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन मतलब रोलेस थ्योरम सच बोल रही है कि नहीं। रोलेस थ्योरम बोलती क्या है कि अगर ऐसा है तो एफ डैश का एक रूट होगा ही होगा 0 से 1 के बीच में। रोलेस थ्योरम क्या बोलती है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 3x² - 1। इसका एफ डैश ऑफ सी 3c² - 1, ये 0 होगा किसके बीच में, एक ना एक बार 0 होगा 0 से 1 के बीच में। तो अब देखना है क्या इसका कोई रूट 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो 3c² बराबर 1, c² बराबर 1/3, तो c बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो c इज इक्वल टू 1/√3 लाइज इन क्या बच्चों 0 से 1। हेंस क्या हो गया, वेरीफाइड। बात समझ में, वेरीफाइड हो गया कि हाँ भाई एक रूट तो लाई कर ही रहा है, ठीक, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, एलएमवीटी को वेरीफाई करना है ना। किसको वेरीफाई करना, एलएमवीटी को। तो एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों इस बार भी, x³ माइनस एक्स, तो कंटिन्यूअस है पहली बात, इन क्या 1 से 2, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होता ही है। डिफरेंशिएबल है इन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, वंस क्लोज इंटरवल, सर डिफरेंशिएबल है इन वन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो अब रोलेस थ्योरम क्या बोलता है, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, मतलब एलएमवीटी इज एप्लीकेबल, एलएमवीटी इज एप्लीकेबल। अब एलएमवीटी बोलता क्या है कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा सी जरूर होगा किसमें 1 से 2 के बीच में, जहां पे एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर हो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो। मतलब इस इक्वेशन का एक ना एक रूट आना चाहिए 1 से 2 के बीच में। एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, पहले एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों, 3x² - 1। तो एफ डैश ऑफ सी क्या होगा बच्चों, 3c² - 1। तो 3c² - 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 - 1। तो 2 - 1 कितना होता है 1, एफ ऑफ 2 कितना होगा बच्चों, 2 का क्यूब 8 - 2 माइनस एफ ऑफ 1 कितना होगा 0 अपॉन 3c² - 1 कितना हुआ ये बच्चों 6, 3c² - 1। तो 3c² कितना निकला 7, तो c कितना निकला प्लस माइनस √7/3। अब √7/3 1 और 2 के बीच में लाई करता है, हाँ, यस, लाइज बिटवीन 1 एंड 2। कैसे, ये कितना होता है √2 पॉइंट कुछ होगा ना, तो 1.4 के आसपास होगा, तो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। मतलब हमारा जो भी रोलेस एलएमवीटी बोलता था वो बात सच निकली। तो स्कूल में ऐसा सवाल आता है कि वेरीफाई करके बताइए, वेरीफाई करके बताइए, मतलब आपको बस ये चेक करना है कि एप्लीकेबल है कि नहीं। उसके बाद जो भी आपको एलएमवीटी बोला है तो इस इक्वेशन का रूट आना चाहिए गिवन रेंज में,
और अगर रोलेस थ्योरम बोला है तो एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 का रूट आना चाहिए गिवन रेंज में। ठीक, तो ये एक बात थी जो उस स्कूलों में पूछी जाती है। अब ये सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई में एलएमवीटी में। एफ का डोमेन दिया है बच्चों क्या, -5 से लेके 5, और कोडोमेन दिया है ऑल रियल नंबर इज डिफरेंशिएबल एंड इट्स एफ डैश डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मतलब एफ डैश इज नेवर इक्वल टू 0। आपको इसलिए प्रूफ करना है कि एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ 5 कभी बराबर नहीं होंगे। तो भैया ये कंटिन्यूस है, दिया हुआ है, और डिफरेंशिएबल दिया है। कंटिन्यूस नहीं होता तो आदमी डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, इट इज ए कड़वा सच, है ना। डिफरेंशिएबल है ना। तो भाई कभी ना कभी एफ डैश ऑफ सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी, बी कितना है इस बार 5, ए कितना है -5, ये कितना है एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5, कितना बना बच्चों नीचे 10, ऊपर क्या बना एफ ऑफ 5 माइनस ऑफ एफ ऑफ -5। अब ये तो कभी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये आदमी भी क्या नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तभी तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5, बस खत्म। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? बच्चों ये सवाल जो है ये बहुत ही ट्रेंडिंग है और कई बार मेंस में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करोगे आप लोग, एलएमवीटी लगाइएगा और थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, है ना। तो जनरल बातचीत में अपन क्या बातचीत करते बच्चों, ये बातचीत करते कि एफ ऑफ -1 2 है, एफ ऑफ 1 -2 है, मतलब यहां -2 से चालू होगा, और अगर सबसे कम स्लोप से भी बढ़ता, स्लोप होता है ना एफ डैश 2 से भी बढ़ता, तो कितना पहुंचता 8 तक जाता। और अगर 2 से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा 8 से ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो रेंज क्या होगा 8 से लेके इन्फिनिटी। समझ में आई कि नहीं बात? नहीं समझ में आई। स्लोप का लिखते फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1। आपको x1 x2 पता रहता 6 और 1, y1 पता है -2, y2 पता कर लेते। क्या, चलिए इधर आते हैं। जी मैडम, लेट f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है -2, f डैश ऑफ x कितना दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x कहां से कहां तक के लिए 1 से 6 के बीच में, और देन फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ f ऑफ 6। तो बच्चों यहाँ पे हम एलएमवीटी लगाएंगे तो f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। अब f डैश ऑफ c अभी रहने देते हैं। f ऑफ b कितना है बच्चों f ऑफ 6, f ऑफ a कितना है f ऑफ 1, 6 माइनस 1। अब f डैश ऑफ 6 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब ये दोनों तो बराबर है ना, तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया ये f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 1 कितना -2, तो माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, और ये क्या होता हो गया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उधर चला गया, तो f ऑफ 6 इज +2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अब ये उधर चला गया, तो f ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो रेंज क्या होगा 8 से लेके इंफिनिटी, f ऑफ 6 8 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बच्चों और देखो, और देसी तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि ये बनाया हूं, ये x इक्वल टू 1 है, उस पर मेरे को पता है कितनी है वैल्यू -2, है ना, फिर x इक्वल टू 6 है। अब मेरे को ये दिया गया है कि f डैश ऑफ x हमेशा 2 या 2 से बड़ा है, मतलब इसका स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हर पॉइंट पे। तो अगर आप स्लोप को एग्जैक्टली 2 मान लो, मिनिमम वैल्यू मान लो, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो स्लोप 2 वाली लाइन से ये बढ़ रहा है, मान लीजिए कांस्टेंट स्लोप,
तो ये कहाँ पहुंचेगा, m बराबर 2, कैसे लिखेंगे, 2 बराबर f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 6 माइनस 1। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 6 माइनस 1 5, 2 f ऑफ 6 माइनस ऑफ माइनस 2, तो कितना निकलेगा f ऑफ 6, यहाँ से भी 8 निकलेगा। तो वो मिनिमम वैल्यू होगी, उससे ज़्यादा स्लोप अगर तेजी से बढ़ता रहेगा, उससे बड़ा होगा, उससे तेजी से बढ़ेगा तो ऊपर ही निकलेगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, 8 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत चलन में है ये सवाल। बढ़े आगे। सोचिए बच्चों यहाँ पे, लेकिन ये सोचना है कि किस में एलएमवीटी लगाना है, ये एक आपके पास चैलेंज आएगा, है ना। एलएमवीटी तो लगाना है, लेकिन तो एफ क्या दिया हुआ बच्चों, 2 से 7, और सर कोडो में दिया है 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब ये पॉजिटिव ही है हमेशा। कंटिन्यूअस है 2 से 7 में, डिफरेंशिएबल भी है 2 से 7 में, मतलब एलएमवीटी लग सकता है। लेकिन ये चीज क्या है ना, ये चीज क्या है ये, तो अगर आप देखें तो ये है a माइनस बी, ये है a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, तो ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहां पे मैं फंक्शन को मानूंगा g ऑफ x, मान लिए उसको, मान लिए f ऑफ x का होल क्यूब। g ऑफ x क्या मान लिए, f ऑफ x का होल क्यूब। तब f ऑफ x कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो f ऑफ x का होल क्यूब भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। अब यहां पे एलएमवीटी लगाए, क्या बोलेगा, g डैश ऑफ c बराबर किस में लगाना है, f ऑफ 7 g ऑफ 7 माइनस g ऑफ 2 अपॉन 7 माइनस 2। आई बात समझ में। अब g डैश ऑफ c तो क्या होगा, 3 f ऑफ c का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ c, मिल रहा है ऐसा चीज, इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना होता है 5, ये इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, मिल रहा है। अब g ऑफ 7 माइनस g ऑफ 2 मतलब f ऑफ 7 का होल क्यूब माइनस f ऑफ 2 का होल क्यूब, ये बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो बस अल्टी पल्टी कर दो, तो 5 f ऑफ c का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ c, इधर नीचे अपॉन 3 लिख दिए, और ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिख दिए। तो क्या लिखेंगे, f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 7 का होल स्क्वायर प्लस f ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस f ऑफ 7 इंटू f ऑफ 2। हाँ बिल्कुल पीछे करेंगे। ओके, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। यही सोचना था कि इसमें एलएमवीटी लगाऊं, क्योंकि डायरेक्ट एलएमवीटी एफ ऑफ एक्स में लगाता तो ये टर्म तो नहीं मिलता ना भाई। अब एफ ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो ना भूमि, इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स की जगह सी लिख दिया, तो पहले चेन रूल लगेगा, 3 एफ ऑफ सी का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ सी। और बताइए, नहीं क्या नहीं, अरे अल्टी पल्टी किया उसके बाद, ठीक है। ओहो हो बाबा बाबा, लेट एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस फंक्शन इन दिस। तो बच्चों जैसे पिछला सवाल था वैसे ही है, तो हमको ये चीज सोचनी पड़ती है कि इस चीज का किस में एलएमवीटी लगाएं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और ऐसा टाइप का दिख रहा है, तो किस में लगाएं। तो उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, सी वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, तो दिखने लगेगा हमको कि किसका एलएमवीटी पॉसिबल है। तो इसको इधर ले आए, तो बी माइनस ए इंटू जी ऑफ ए जी ऑफ बी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी जी सी माइनस एफ ऑफ सी एज इट इज जी डैश ऑफ सी, और नीचे क्या है, जी ऑफ सी का होल स्क्वायर। तो ये दिख रहा है मेरे को, ये मल्टीप्लीकेशन रूल है, किसका है, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा और एक्स की जगह सी डालूंगा तो ये मिलेगा। तो मेरे को इसमें एलएमवीटी लगाना है, किसमें, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स में। तो लगाते हैं चलिए, तो एच ऑफ एक्स को मान लिया हमने एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। तो एलएमवीटी बोलती क्या है कि एच डैश ऑफ सी किसके बराबर होगा, एच ऑफ बी
माइनस एच ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। एच डैश ऑफ सी, वहां पे अब डिफरेंशिएशन वाला रूल लगाना पड़ेगा और डिवीजन वाला रूल लगाना पड़ेगा और एक्स की जगह बाद में सी डालना है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो जी ऑफ सी का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं ना, एक्स की जगह सी भी सी स्टेप में डाल दे रहा हूं। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है डिवीजन रूल। एच ऑफ बी क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी बाई जी ऑफ बी। एफ ऑफ ए, एच ऑफ ए क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ ए, डिवाइड बाई क्या लिखेंगे बच्चों, बी ऑफ ए, बी माइनस ए। अब जैसे फॉर्म में चाहिए था वैसा ले आओ, मतलब ये ऊपर ऐसा और ये डिवीजन में चलिए। तो पहले इधर बी माइनस ए को बी माइनस ए को उधर ले चले, तो बी माइनस ए है ना। फिर उसके बाद जी ऑफ सी एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी जी डैश ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई जी ऑफ सी का स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, जी ऑफ ए जी ऑफ बी और उधर एफ ऑफ बी जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ बी। अब क्या कर सकते हैं बच्चों अपन, जी ऑफ सी को हाँ बस और कुछ नहीं करना है, इस वाले को इधर भेजना है, इस वाले को इधर भेजना है। तो b माइनस ए जी ऑफ ए जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ बी जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ बी होल डिवाइड बाई जी ऑफ सी एफ डैश ऑफ सी माइनस जी डैश ऑफ सी एफ ऑफ सी, हैंस एच पी। ठीक है, कोई इशू, बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं। तो अगला जो चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों, इनइक्वालिटी यूजिंग एलएमवीटी। बच्चों ये थोड़ा सा अलग हो गया है। हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और ना वो तरीकों को मैं बोलूंगा कि आप लिस्ट डाउन कर लेना। जैसे आज ये पढ़ोगे तो उसी के साथ लिस्ट डाउन कर लेना। मोनोटोनिसिटी में भी पढ़ेंगे दोबारा इनइक्वालिटी, वहां पे भी दोबारा लिस्ट डाउन कर लेना कि जो शुरू से लेके जितने भी इनइक्वालिटी के तरीके पढ़े हो सॉल्व करने के, ठीक है, उसको लिस्ट डाउन कर लेना। जो 11th क्लास में भी पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे, एलजेब्रा में पढ़े होगे, एपीजीपी में एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी पढ़े होगे, ठीक है। फिर यहाँ पढ़ोगे और आगे पढ़ोगे, ताकि आपको एक माइंड में मैप बना रहे कि मैं इस इनइक्वालिटी के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, इस इनइक्वालिटी के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, ठीक। नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो एलएमवीटी, तो जब भी कभी इफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए टर्म इज इन्वॉल्व, थिंक ऑफ एलएमवीटी। पहली बात, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जैसा टर्म दिखा तो आपको किसके बारे में सोचना है, एलएमवीटी। अच्छा, अगर आपको बाकी सब चीजें लगाती नहीं दिख रही है और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए भी नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जैसा चीज दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एफ ऑफ एक्स का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। किसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि फंक्शन क्या है, ताकि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए दिखे, ठीक। याद रखना, इफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज नॉट विजिबल, ट्राई टू मैनिपुलेट, है ना, ट्राई टू मैनिपुलेट। अच्छा, बहुत मैनिपुलेट इन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ेगा कि आपको एकदम ही कठिन कैलकुलेशन करके एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए निकालना है, ऐसा भी नहीं है। छोटा सा मैनिपुलेशन के बाद आपको दिख जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। फिर उसके बाद अप्लाई एलएमवीटी, अप्लाई एलएमवीटी, और अप्लाई करने के बाद उसको इक्वेशन 1 मान के अपने को सेटल्ड रहना है। उसको इक्वेशन 1 मान के उसको क्या करना है, सेटल्ड रहना है। और चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, you have to
नो, नो मतलब KNOW, नो जानना, द नेचर ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, उसका नेचर पे डिपेंड करेगा कि कैसे इनइक्वालिटी लगाने वाले। किसके नेचर पे? एफ डैश, वो इंक्रीजिंग है, वो डिक्रीजिंग है, वो कैसा है। ठीक, ओके। अगर एफ डैश हमेशा पॉजिटिव रहता है तो इंक्रीजिंग बोलते हैं, एफ डैश हमेशा अगर नेगेटिव रहता है तो डिक्रीजिंग बोलते हैं, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव रहता है तो उसको नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो क्या क्या करना है, क्या क्या किससे पता चलता है कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जैसा इनइक्वालिटी में टर्म इन्वॉल्व हो तो इसके बारे में सोचना है। फिर दूसरी बात, एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन होगा जिसमें हमको ये लगाना है। तीसरी बात, एलएमबीटी हाँ नहीं नहीं दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके दिखेगा। एलएमबीटी लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन मन मानना है, फिर एफ डैश के नेचर से आपको आइडिया लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे सॉल्व करना है। ठीक, पक्का? बढ़े आगे, चलिए सवाल देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यूज रिंग मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव्ड इट, है ना? तो इसमें दिख रहा है क्या एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ओ या एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी जैसा? कॉस ए माइनस कॉस बी दिख रहा है ना? तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को क्या मानेंगे? कॉस एक्स। क्या मानेंगे? कॉस एक्स। कहां से कहां तक लगाना है? ए से बी तक। कॉस एक्स डिफरेंशिएबल होता है, कॉस एक्स कंटिन्यूस होता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब इसमें एलएमवीटी लगा रहा हूं, देखिएगा सब ध्यान से देखिएगा। एफ डैश ऑफ सी बराबर क्या होता है? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी लिख दिए। कोई उल्टा, दोनों ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लिया हूं, एक ही मतलब होता है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए लिखो या ये लिखो। ठीक, अब एफ डैश ऑफ सी क्या होगा? तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश ऑफ सी क्या होगा? माइनस साइन सी। तो यहां डाल दिए माइनस साइन सी, और यहां लिख दिए क्या? कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन ए माइनस बी। अब दोनों जगह क्या लेना पड़ेगा बच्चों हमको? मॉड। अब तो इसको लिख के इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। अब हमको किसका नेचर के बारे में मैं चर्चा करने बोला था? एफ डैश ऑफ एक्स के बारे में। किसके नेचर के बारे में चर्चा करने बोला हूं मैं? यू हैव टू नो द नेचर ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स। क्या आप कुछ ऐसा बता सकते हो साइन एक्स के बारे में? क्या जानते हो? वो 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, क्या होता है? तो मॉड ऑफ माइनस साइन सी जो भी रहेगा, मॉड ऑफ माइनस साइन सी और साइन सी एक ही होता है, वो 1 से क्या होता है? छोटा होता है। होता है? नहीं होता तो बोल दीजिए सर नहीं होता, छोटा होता है तो बस। तो साइन सी किसके बराबर है? इसी के बराबर है। तो कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1, ये उधर चला गया, बस खत्म। तो मॉड ऑफ कॉस ए माइनस कॉस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। किसको किसको बात ही समझ नहीं आई बोल दीजिए सर, आगे पक्का। तो प्रोसेस समझ में आया? एफ ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद एलएमवीटी लगाना है, फिर इक्वेशन 1 मान लेना है, उसको वीक रुक जाना है। भले ही आपको तुरंत दिख रहा है तो तुरंत दिख जाए, फिर एफ डैश ऑफ सी के नेचर से ही आपको पूरा आंसर पता चलेगा। तो यहां तो दिख रहा था कि भाई ये 1 से छोटा है, और इधर इसको अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो ऐसा कुछ बन जाता। तो 1 से क्या रिलेशन है? 1 से हमेशा छोटा है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए। यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम शो दैट। क्या करना है? शो दैट। यहां पे क्या दिया है? अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है। चलिए ठीक है, पॉजिटिव है तो है, बीटा अल्फा से बड़ा है, ये भी दिया हुआ है। पहले कहीं पे भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए दिख रहा है क्या? या एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी दिख रहा है क्या? यहां दिख रहा है। तो फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होगा टेन इनवर्स एक्स। सबसे पहला तो ये काम था, ठीक। फिर कहां से कहां तक लगाना है? अल्फा से लेके बीटा तक। अल्फा छोटा है इसलिए पहले लिखा हूं, बीटा बड़ा है इसलिए बाद में लिखा हूं।
चलेगा आपको? अब अगला स्टेप क्या रहता है? एलएमवीटी लगा दो। क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स नहीं भाई, एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर होता है? एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। चलेगा ये चीज? अब एफ डैश ऑफ सी क्या होता है? 1 एक्स स्क्वायर, तो सी डालूंगा तो 1/1 + सी स्क्वायर, तो यहां डाल दिया 1/1 + सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा क्या होगा? tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, है ना? अब इसको बोल दिया हम लोग इक्वेशन 1। ठीक, अब इसके बाद हमको किसके नेचर से आंसर निकलता है? एफ डैश ऑफ सी के नेचर से आंसर निकलता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स के नेचर से, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? 1/1 + एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहां पे एक्स जो डालना है पॉजिटिव ही डालना है बच्चों, क्योंकि बीटा अल्फा सब क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव डालना है। अब मेरे को बताओ ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कि नॉन मोनोटोनिक है? डिफरेंशिएट कर लो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लो, उससे पता चलेगा डिफरेंशिएशन अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, हमेशा नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, कैसे भी। तो क्या होगा? -1/1 + एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का -2x + 2x ना, -2x कैसे होता है एक्स स्क्वायर का? कुछ भी मतलब, है ना? तो क्या होगा? -2x अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या? एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो एक्स पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या हो गया? नेगेटिव। मतलब एफ डैश कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। एफ डैश कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बच्चों, हाँ? अब मेरे को ये बताओ, एफ डैश डिक्रीजिंग है तो एफ डैश ऑफ सी होता है एक, एफ डैश ऑफ अल्फा होता है एक, एफ डैश ऑफ बीटा होता है एक, है ना? एफ डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, सबसे बड़ा है बीटा, बीच में है सी और सबसे छोटा है अल्फा। ठीक, बताइए इसमें अब इनइक्वालिटी का क्या ऑर्डर रहेगा? सबसे बड़ा कौन होगा तीनों में? एफ डैश ऑफ अल्फा सबसे बड़ा होगा। क्यों? डिक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे पे बड़ी वैल्यू देगा। एफ डैश ऑफ अल्फा क्या होगा? 1/1 + अल्फा स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है? 1/1 + एक्स स्क्वायर, उसी जगह अल्फा डाल दिए। एफ डैश ऑफ बीटा क्या होगा? एफ डैश ऑफ सी क्या होगा? tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा को उधर भेज दिए तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों? आंसर। बच्चों मैं मान रहा हूं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी है। अरे यार, अच्छा, समझ में आया? तुमको नहीं? अभी भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। ठीक है, अयान बाबू को क्या तकलीफ हुई? बढ़ो आगे। अब ये सवाल देखिए यार, ये सवाल है और हाँ ये सवाल है, दो सवाल है। ये सवाल यहीं तक है पहला वाला, और ये सवाल है, ये मोहित त्यागीचर के चैनल से लिया हूं मैं। ठीक है, देखिए करें ट्राई, है ना? तो पहला सवाल ये है, इफ एक्स इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर देन प्रूव दैट। बस इतना ही है ना? समझ रहे हो ना? और फिर ये दूसरा सवाल यहां से लेके यहां तक है। ओके, देखिए भाई, तो क्या है सवाल? इफ एक्स बिलोंग्स टू आर देन प्रूव दैट। तो ln
पहला सवाल कर रहे हैं ना, 1 प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू 1/x। तो यहां तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जैसा दिख ही नहीं रहा है, तो पहले इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूं। तो कैसे लिखूंगा, x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू 1/x। तो इसको कैसे लिखेंगे, ln x प्लस 1 माइनस ln x लेस देन इक्वल टू 1/x। तो ये दिख गया बच्चों हमको, ये दिख गया एफ ऑफ दो फंक्शन का माइनस। तो अब मेरे को पता चला कि मैं लगाऊंगा कहां से कहां तक, x से लेके x प्लस 1 तक। कहां से कहां तक लगाऊंगा, x से लेके x प्लस 1 तक। ठीक, ओके। अब लगा देता हूं और एफ ऑफ एक्स को क्या मानूंगा, ln x, तभी तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ये मिलेगा। अब लगा दिए, क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/c, 1/c हो जाएगा एफ डैश ऑफ सी बराबर क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा, ln x प्लस 1 माइनस ln x अपॉन ये दोनों कट जाएगा 1। ओके, पक्का। इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, इक्वेशन 1। क्यों, ये एलएमईटी लगा के यहां पे रुक जाते हैं। अब फिर देखते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स का नेचर कैसा है। एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, 1/x। ये कैसा है बच्चों, x अगर पॉजिटिव है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए कितना आएगा, -1/x²। तो ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग है तो x c और x प्लस 1 ऐसा होता है, c बीच में आएगा ना दोनों के, ये तो एलएमवीटी बोलता है। अब एफ डैश ऑफ x, एफ डैश ऑफ c और एफ डैश ऑफ x प्लस 1 में कौन बड़ा होगा, उल्टा हो जाएगा, इनइक्वालिटी का ऑर्डर पड़ जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों अब इन दोनों से कंपेयर करके आंसर लिख देते हैं। एफ डैश ऑफ x क्या होगा, 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश ऑफ c, एफ डैश ऑफ c किसके बराबर है, ln x प्लस 1 माइनस ln x। तो ये हो गया 1/x ln x प्लस 1 अपॉन x, तो 1/x ग्रेटर देन ln 1 प्लस 1/x। सबको क्लियर है कैसे अप्रोच करना है, ओके। बढ़े आगे, करेंगे, बन गया, ठीक है करो। वैसे ही सोचना है भूमि, कमान। इसमें तो एफ ऑफ एक्स दे भी दिया, वेरी गुड। इस बार अगले क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दे दिया हमको, क्या, ln ऑफ ln x। कहां से कहां तक लगाना है मेरे को, m और m प्लस 1 के बीच में लगाना है, m और m प्लस 1 के बीच में लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, एफ डैश ऑफ c बराबर एफ ऑफ m प्लस 1 माइनस एफ ऑफ m अपॉन m प्लस 1 माइनस m। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। एफ डैश ऑफ c क्या होगा, 1/ln c। ठीक, क्या अगर नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाता है, ये बनेगा एफ ऑफ m प्लस 1 माइनस एफ ऑफ m। इसको बोल दिया हम लोगों ने इक्वेशन 1। ठीक, एलएमईटी लगा के उसको इक्वेशन 1 बोल दिए। अब क्या करना रहता है बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स का नेचर पता करना रहता है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, x ln x। बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि m ग्रेटर देन e डालना है, m ग्रेटर देन e डालना है, मतलब x मेरा e से बड़ा ही डलने वाला है, तो ये तो पॉजिटिव होने वाला है और धीरे धीरे बढ़ेगा। ये ln e 1 होता है और 1 से हमेशा बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल डिनोमिनेटर हमेशा बढ़ रहा है, तो एफ डैश क्या होगा, डिक्रीजिंग। आप डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हो, मैंने ऐसे ही चेक कर दिया। ठीक, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मेरे पास एक m है, एक c है और एक m प्लस 1 है। अब मैं f डैश लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ m, f डैश ऑफ c, f डैश ऑफ m प्लस 1। f डैश ऑफ m, f डैश ऑफ c क्या था, ये था, तो f डैश ऑफ m क्या होगा, 1/m ln m। सब क्लियर। f डैश ऑफ m प्लस 1 क्या होगा, 1/m प्लस 1 ln m प्लस 1। और f डैश ऑफ c है क्या, ये जो लिखा हुआ है वही है, f ऑफ m प्लस 1 माइनस f ऑफ m। ओके, कोई इशू किसी को, पक्का। तो बस सर क्या यही प्रूफ करना था, हो गया।
बढ़े आगे। इसको आप लोग खुद से ट्राई करना है ना, ठीक। सोचिएगा किसका किसका होगा। मैं फंक्शन आप सोच लिए क्या होगा फंक्शन, एक्स का पावर 1/3 है ना। उसके बाद कर लेंगे, सबसे खोज लेंगे। कभी कराऊंगी, कर लोगे पक्का। एक 27 से 28 के बीच में लगाना है। बढ़ू आगे, इसको आप लोग करिएगा ट्राई बच्चों। मैं लिख देता हूं बहुत सारी चीजें। एफ ऑफ एक्स को लेना बच्चों एक्स का पावर 1/3, और एक्स को लेना कहां से कहां तक, 27 से 28। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 एक्स का पावर -2/3। ओ हो, तो क्या लिखेंगे 1/3 एक्स का पावर 2/3, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स, तो क्लियर। अब एलएमवीटी लगा दिए। एलएमवीटी क्या बोलेगा, एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 28 माइनस एफ ऑफ 27 अपॉन 28 माइनस 27। तो एफ डैश ऑफ सी बराबर एफ ऑफ 28 कितना होगा, 28 का पावर 1/3 माइनस 27 का पावर 1/3 अपॉन 1। ये क्या होगा, 28 का पावर 1/3 माइनस 3। एफ डैश ऑफ सी। अब एफ डैश कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, हाँ। उसके लिए एफ डबल डैश पता कर लीजिए, तो कितना आएगा, -2 इंटू एक्स का पावर 5/3, ऐसा आएगा बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन कर लेते ना, ऐसा कुछ आएगा। तो ये एफ डैश हमेशा क्या है, नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 27 होता है, सी होता है और 28 होता है। तो एफ डैश लूंगा, एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ 27 और एफ डैश ऑफ 28 में कौन बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी का आंसर पलट जाएगा। अब एफ डैश ऑफ 28 क्या मिलेगा, यहां डालना पड़ेगा। चालू, एफ डैश ऑफ 27 सॉरी, तो 1/3 27 का पावर क्या बच्चों, 2/3 है ना। फिर एफ डैश ऑफ सी की जगह क्या डालना पड़ेगा, ये सब पूरा ताम जाम ये वाला, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, ठीक है। डाल दे, तो क्या लिखेंगे, 28 का पावर 1/3 माइनस 3। फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ 28 की जगह क्या डालना पड़ेगा, 1/3 28 का पावर 2/3। ऐसे ही कुछ प्रूफ करना था क्या, ठीक है। अब इधर देखिए 1/3, इसको लिख सकता हूं क्या, 3 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 कट गया तो 1/27 आ गया। तो 1/27 से तो छोटा है, ओके। आना तो बोलिए। अब अगला क्या था बच्चों, 1/28 से बड़ा है कि नहीं, तो ये 28 से बड़ा है कि 28 से छोटा है, ये मेरे ख्याल से 1/28 से बड़ा होगा, तो इसलिए ये ऐसा होगा, मतलब ये वाला हिस्सा 1/28 से बड़ा होगा, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है, ओके। 28 का पावर 2/3 इंटू 28 का पावर 2/3, और 28 में 28 बड़ा होगा, इसलिए आदमी क्या हो जा रहा होगा, छोटा, ठीक है बच्चों। अब लोग क्या लिख रहे हैं, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है, लिख लो बच्चों, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस इन क्या बच्चों, ए से बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी, डिफरेंशिएबल in closed interval open interval a to b, then there exists at least one c
इन क्या बच्चों, ए सी बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी बाई जी डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। यहाँ पे ये भी लिख देना बच्चों, जी डैश ऑफ एक्स इज नेवर इक्वल्स टू जीरो और जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ बी, ताकि डिनोमिनेटर दोनों साइड का जीरो ना हो। तो ऐसा होगा, ऐसा बोल रहे हैं कॉशी लो। तो बच्चों सबसे बड़ा होता है कॉशी थ्योरम, सबसे बड़ा क्या होता है, कॉशी। उसके अंदर का स्पेसिफिक केस है एलएमबीटी, है ना। अगर जी ऑफ एक्स को मैं एक्स मान लूं तो एलएमबीटी बन जाएगा। जी ऑफ एक्स को अगर मैं क्या मान लूं, एक्स, और यहां पे लगा दूं तो क्या लिखोगे, एफ डैश ऑफ सी जी डैश ऑफ सी जी ऑफ जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 1। तो यहां क्या जाएगा 1। क्या बोल रहा हूं मैं कि आप जी ऑफ एक्स को 1 एक्स मान लो, इसी में कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम में जी ऑफ एक्स को 1 मान लो, तो जी ऑफ एक्स को एक्स मान लो, सॉरी, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम में जी ऑफ एक्स को एक्स मान लो और बाकी सब चीज लगा दो, तो क्या लिखोगे, एफ डैश ऑफ सी, नीचे जी डैश ऑफ सी क्या होगा 1, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये किसका स्टेटमेंट हो गया, एलएमबीटी का, ठीक है। अब उसी में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मान लो, तो किसका थ्योरम स्टेटमेंट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। किसका स्टेटमेंट हो जाएगा, रोलेस थ्योरम का। तो याद रखिए सबसे बड़ा कौन होता है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, उसका सबसेट है कौन, एलएमबीटी, और उसका सबसेट कौन है, रोलेस थ्योरम, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत बच्चों, नहीं। तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए कभी ना कभी एक ना एक बार किसके बराबर होगा, एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी के बराबर होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों वही इस इक्वेशन के रूट है कि नहीं, जैसे रोलेस में एलएमबीटी प्रूफ किए थे वैसे ही करना है, वो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन में अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो इसके रूट्स हैं, वरना नहीं है। ओके, अच्छा, एक प्रूफ करने का एक और तरीका है, मान लो एफ ऑफ एक्स में मैंने लगा दिया एलएमबीटी, तो क्या लिखूंगा, एफ डैश ऑफ सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स में लगा दिया मैंने क्या, जी डैश ऑफ सी बराबर एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, क्या कर दिया, अब दोनों को डिवाइड, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो एफ डैश ऑफ सी बाई जी डैश ऑफ सी क्या निकलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये सारी चीजें दी गई है क्या, कि जी डैश ऑफ एक्स कभी जीरो नहीं होता और जी ऑफ ए जी ऑफ बी के बराबर कभी नहीं होता, ऐसा मैंने किसी ने प्रूफ कर दिया बच्चे ने। तो क्या ये सही है, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है बच्चों, इट इज इनकरेक्ट। ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते, आपको प्रूफ करना है तो उसी तरीके से करना है, कैसा, रोलेस, इसके इंटीग्रेशन में, इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन में रोलेस लग रहा है कि नहीं, उसी से पता करना है। तो ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये जो सी है ये कहीं भी हो सकता है ए से बी के बीच में, और ये कहीं भी हो सकता है ए से बी के बीच में, मतलब इसका स्लोप कभी भी अपने उसके बराबर हो सकता है, दोनों सेम ही सी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये अगर C1 और ये C2 लिखा रहता, अब यहां पे C1 और C2 लिखते तो सही हो जाता। समझ रहे बात को, जैसे f का फंक्शन ये बना दिया मैं, है ना, ऐसा, ठीक है। तो मान लो यहां बराबर हो रहा है, और g का फंक्शन मैंने ऐसा बना दिया, तो यहां बराबर हो रहा है स्लोप के। तो ये c अलग है और ये c अलग है। समझ रहे बात को, क्या बोला मैं, थोड़ा साफ बना देता हूं। हाँ, तो बच्चों ये वाला c अलग है, इसके लिए C1 ये हो गया, है ना, और इसका वाला C अलग है, दोनों C थोड़ी ना सेम है,
ये अगर नीचे वाला जी के लिए है और ऊपर वाला एफ के लिए, तो यहां तो आप ये दोनों सी को सेम मान के डिवाइड करके लिख दे रहे थे ना, तो इसलिए ये तरीके से आप डिफरेंट प्रूफ नहीं कर सकते। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, बाकी थ्योरम लगाना बिल्कुल आसान है, करिए। किसी की तकलीफ पे कभी वो नहीं होना चाहिए, बेचारी बच्ची को इतनी तकलीफ है। देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इन आर, एफ ऑफ 2 दे दिया है बच्चों हमको कितना 8, जी ऑफ 2 दिया है कितना 0, एफ ऑफ 4 दिया है हमको 10, जी ऑफ क्या दिया है 4 दिया है हमको 8। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये कभी ना कभी बराबर होगा 0 2 से 4 के बीच में। तो अब CMVT लगा देते हैं, कहां से कहां के बीच में, 2 से 4 के बीच में। तो ये आप क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 4 अपॉन जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 4। उल्टा भी लिख सकते थे, है ना, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2, जी ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 2 भी लिख देते, एक ही मतलब होता है। तो इसको ऐसी रहती है, एफ डैश ऑफ सी बाई जी डैश ऑफ सी। एफ ऑफ 2 कितना है 8, एफ ऑफ 4 कितना है 10, है ना, जी ऑफ 2 कितना है 0, जी ऑफ 8 ये कितना है 8। कितना आ रहा बच्चों ये, एफ डैश ऑफ सी बाई जी डैश ऑफ सी कितना रहा है -2 बाई -8, दैट इज 1/4। तो 4 एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जी डैश ऑफ सी फॉर एनी सी बिलोंगिंग्स टू 2 से 4। ये तो क्या है CMVT। अब जी सी की जगह क्या लेटर यूज करना है, x, तो x यूज कर दो और क्या, 4 एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू जी डैश ऑफ x फॉर एनी x बिलोंगिंग्स टू 2 से 4। ठीक है, अब बच्चों इसमें अब LMVT लगाना है, तो इसमें आपको सोचना है कि कौन कौन से फंक्शन क्या क्या होंगे। जैसे अपन CMVT लगाना है, दो फंक्शन है ना, CMVT लगाना है, एक ही फंक्शन होता तो LMVT लगाते। तो जैसे अपन ये वाले LMVT वाले सवाल थे, अपन नहीं किए थे सवाल जिसमें अपने को ये सोचना पड़ता था कि एफ ऑफ एक्स क्या सोचेंगे, जैसे ये सब सवाल में सोचना पड़ता था ना एफ ऑफ एक्स क्या रखेंगे, ये सब सवाल। तो वैसे ही इसमें सोचना है बस। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या सोचूंगा, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या सोचूंगा साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या सोचूंगा कॉस एक्स। आई बस में अब CMVT लगा देता हूं, आप लोग कहानी लिख लेना कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ये वो फलान ठिकाना। तो क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ सी बाई जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा अपॉन जी ऑफ अल्फा बाई जी ऑफ बीटा। तो हो जाएगा बच्चों साइन अल्फा बाई माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स सी लिख दो, कॉस एक्स का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो ये कितना बना माइनस कॉट सी। सी की जगह क्या लेटर यूज करना है यहाँ पे थीटा, चलेगा ना, सी की जगह क्या लिख दिया थीटा। कोई ना कोई एक ऐसा थीटा होगा अल्फा और बीटा के बीच में, यही मतलब हो ना, थीटा किसके बीच में अल्फा और बीटा के बीच में ना, तो कोई ना कोई सी है अल्फा और बीटा के बीच में, तो कोई ना कोई थीटा भी हो सकता है। सी बुलाओ, थीटा बुलाओ, रमेश बुलाओ, सुरेश बुलाओ, हमको क्या, ठीक है सबको। तो हैंस क्या हो गया बच्चों, क्यों गलत इग्नोर। ओके चलिए, तो बच्चों इसके बारे में आप सोचिएगा। ओके, और यहां पे एक चैप्टर क्या होता है, या चैप्टर नहीं, ये सीक्वेंस खत्म होता है क्या, LMVT, रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, उससे इनइक्वालिटी कैसे इन्वॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले देखा टेंजेंट एंड नॉर्मल, फिर उसके बाद देखा उसी का मतलब एंगल बिटवीन क्या होता है, ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं, फिर शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं टेंजेंट नॉर्मल यूज करके, मैक्सिमम में यूज करके भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा रेट मेजरर, है ना, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, उसमें क्या करना रहता था, याद है आपको सबको,
जिसका रेट पता है और जिसका पता करना है उसके बीच में एक रिलेशनशिप लिखनी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, अप्रोक्सीमेशन, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, डेरिवेटिव्स अप्रोक्सीमेशन यूज करके। तो उसमें क्या पता करना रहता था, किस पे मेरे को वैल्यू पता है, डेल्टा वाई बराबर होता था डेल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ऐड करके हम पता कर लेते थे वाई प्लस डेल वाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सारे थ्योरम, उसका एप्लीकेशन भी, रूट्स निकालने के, रूट्स कहाँ हैं पता करने के लिए, कितने हैं, क्या है, ये सब पता करने में काम आता था। ठीक है, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस और एडवांस सब पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।